ऑलराइट बच्चों, इफ यू रिमेंबर, मैंने ना ऐसा आपको बोला था कि चैप्टर ये बहुत बड़ा है। चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। नाम क्या है? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। प्लीज थोड़ा जाग जाओ। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, है ना? एड्रेस क्या है इसका? स्टार्ट कहां से होता है? सबको आंसर करना है। कम ऑन, 43 से 72। ठीक है, अभी ना ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि हम लोग इस चैप्टर के हाफ वे में आ गए, है ना? तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करने का पूरा रिवीजन थोड़ा हैवी हो जाएगा, है ना? और आप लोग ध्यान भी नहीं दोगे शायद। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी इस पॉइंट पे हम लोग अभी तक जो भी हो चुका है उसका एक शॉर्ट ब्रीफ रिवीजन लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद अ न्यू सेक्शन। ठीक है, तो अभी आपको बताना है, हम लोगों ने ना सेक्शन स्टार्टिंग के कुछ लर्न किए थे। आप सारे सेक्शंस बता दो, फिर हम लोग उसको समराइज वे में हम लोग रिवाइज करते हैं, राइट? एकदम क्विक रिवीजन करेंगे। ओके, तो बच्चों सबसे फर्स्ट एक मेमोरी टेक्निक मैंने आपको बताया था। क्या था वो टेक्निक? जो शेयर करता है उनका नेचर नंबर 1 है। ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट दो और वोट करो। ठीक है, और ये वोटिंग पावर जो ना, ये शेयर होल्डर का राइट होता है, और ये राइट को वेरी करने का नेक्स्ट सेक्शन है, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। ठीक है, ये इतने सेक्शंस बताओ। ये 43 था, 44, 45, 46, 46 के साथ एक और सेक्शन लाना है, 56, 47 एंड 48। ठीक है, पहले इतना बता दो। चलो बच्चों, सबसे फर्स्ट क्या था? 43 सेक्शन में हम लोगों ने शेयर कैपिटल के बारे में सीखा, राइट? तो शेयर कैपिटल जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस। इक्विटी में भी दो टाइप्स है। जिनको याद नहीं आ रहा है, प्लीज एक काम करो, आप सामने रखो नोट्स को, है ना? और वो पेज पे आ जाओ, सबसे फर्स्ट पेज पे लिखा है, जल्दी से आ जाओ सभी लोग, नोट्स निकालो। नोट्स में सबसे फर्स्ट शेयर कैपिटल का जो सेक्शन है ना, वहां आ जाओ, है ना? शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। बोलो ना बच्चों, शेयर कैपिटल के दो टाइप्स कौन से? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। और जो इक्विटी है उसके भी दो टाइप्स है, या तो रेगुलर वाले इक्विटी शेयर्स, नहीं तो डीवीआर वाले। व्हाट इज डीवीआर? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, है ना? अब वो डीवीआर के बारे में नेक्स्ट पेज पे एक चार्ट बना होगा, है ना? तो बच्चों डीवीआर जो है ना, इट इज डिफरेंशियल वोटिंग रेट्स। डीवीआर में कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या बोलती है? आपको हम लोग डिविडेंड ज्यादा देंगे, बट उसके बदले में आपका वोटिंग पावर हम लोग कम कर देंगे। कंपनी को फायदा ये होता है कि कंपनी का जो बेसिकली जो वोट है ना, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वही खुद वोट करके वो रेजोल्यूशन इजीली मूव कर सकते हैं। शेयर होल्डर का वोटिंग पावर वो कम करे, राइट? डीवीआर वाले शेयर्स जो होते हैं बच्चों, जब कभी भी आपको इशू करना होगा तो आपको उसके पहले एक रेजोल्यूशन पास करना होगा। कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा, राइट? उसके लिए आपको नोटिस भेजना होगा, और वो नोटिस पोस्टल बैलेट के थ्रू भेजना होगा। पोस्टल बैलेट से लोग घर पे बैठ के वोट करेंगे। इससे ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। दिस पोस्टल बैलेट वाला जो चीज है ना, ये मैंडेटरी है सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको कुछ चीजें और बताई थी। जब भी हम डीवीआर इशू करोगे ना, आप सारे शेयर्स डीवीआर टाइप के इशू नहीं कर सकते हो, है ना? तो डीवीआर का परसेंटेज कितना हो सकता है सारी इक्विटी में? पूरे इक्विटी में 26% मैक्सिमम डीवीआर आप इशू कर सकते हो। सही है। एक चीज और, डीवीआर जब भी कोई भी कंपनी इशू करती है तो वहां पे ना रूल्स बनाए जाते हैं। लिस्टेड कंपनीज के केस में सेबी रूल्स बनाएगी, और अनलिस्टेड में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होगा, है ना? अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों, कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स होते हैं। डीवीआर मेरे को इशू करना है तो पहले तो मेरे पास 3 साल का प्रॉफिट होना चाहिए। क्यों ऐसा? प्रॉफिट है तभी तो आप लोगों को बोल रहे हो ना कि हम लोग आपको डिविडेंड ज्यादा देंगे। लॉस मेकिंग कंपनीज डीवीआर इशू नहीं कर सकते, राइट? अच्छा, उसके अलावा आपको एआर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइम पे फाइल करना जरूरी है। व्हाट इज एआर? एनुअल रिटर्न, है ना? तो आपका पिछले 3 साल में ये सब ढंग से कंप्लायंस हुआ है, ये आपको इंश्योर करना है। प्लस आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, बैंक, है ना, इनका लोन वगैरह आपने टाइम पे किया है, इनको किसी को तकलीफ नहीं दी है। इन्वेस्टर्स के कंप्लेंट्स को आपने बराबर से एड्रेस किया है, बराबर। उसके बाद में आपने कोई भी एक्ट का नॉन कंप्लायंस नहीं किया होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, सिक्रा हो गया, ये सारे एक्ट का कंप्लायंस अगर आप ढंग से करते हो तो ही आप फिर डीवीआर इशू कर सकते हो, राइट? डीवीआर बच्चों, आप ओरिजिनल शेयर्स को डीवीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको ये फ्रेशली इशू करना पड़ेगा। सही है। और डीवीआर वाले शेयर होल्डर्स को सेम वोटिंग पावर होगा जैसे रेगुलर वालों को होता है। मतलब सिर्फ डिफरेंस मेन दो जगह आ रहा है। कौन से दो जगह? एक तो डिविडेंड, दूसरा वोटिंग पावर। बाकी सारे राइट्स सेम है। जैसे एक नॉर्मल शेयर होल्डर को राइट्स मिलते हैं, बोनस का, राइट्स इशू का, वो सब यहाँ पे फिर से रिपीट होगा। और डीवीआर को सेपरेटली लिस्ट किया जाता है ना? और बच्चों डीवीआर वाले जो शेयर होल्डर्स है उनका रजिस्टर में अलग से मेंशन करना जरूरी है कि ये डीवीआर वाले हैं, क्योंकि उनकी वोटिंग पावर अलग होते हैं ना। तो आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जो सेक्शन कौन सा है चेक करके बताओ, याद नहीं आ रहा तो, सेक्शन 88 में लिखा है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में।
ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, अभी तो 4 चल रहा है, ठीक है। तो रजिस्टर जब भी कंपनी बनाती है उसमें आपको डीवीआर का अलग से हिसाब रखना होगा कि इतने डीवीआर वाले, प्लस बोर्ड के बोर्ड्स रिपोर्ट में भी इसको अलग से मेंशन करना पड़ता है, राइट। सो दिस इज अबाउट डीवीआर। ये हो गया आपका सेक्शन 43। 44 और 45 एक एक लाइन के। 44 क्या बोलते हैं? नेचर और शेयर्स एंड डिबेंचर्स, है ना। तो बच्चों शेयर्स और डिबेंचर्स जो है ना ये मूवेबल प्रॉपर्टी है और ये इजीली हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, बस इतना ही लिखा है। फिर 45 नंबरिंग और शेयर्स। नंबरिंग और शेयर्स जो था ना ये पुराना कॉन्सेप्ट है। जब फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता था ना वहां पे वो नंबरिंग का सिस्टम था, आज ये हट गया। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ डीमैट फॉर्म में हो गया। तो डीमैट फॉर्म में बच्चों ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दिखती नहीं है शेयर्स, तो चोरी होने का सवाल ही उठता है ना। तो इसलिए अब इसका नंबरिंग का जो हिसाब है वो डीमैट फॉर्म में नहीं होता है। देन वी स्टडीड सेक्शन 46 शेयर सर्टिफिकेट। बच्चों शेयर सर्टिफिकेट कौन सा एविडेंस है? क्या ये प्राइमा फेसी एविडेंस है या फिर ये ठोस सबूत कंक्लूसिव एविडेंस है? कौन सा एविडेंस है? दिस इज ओनली प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप, इट कैन ऑलवेज बी क्वेश्चन, बराबर। बट बच्चों एक चीज और बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें पहले बता देता हूँ। शेयर सर्टिफिकेट पे अगर लिखा है कि ये फुल्ली पेड है तो कंपनी मेरे से पैसा मांग नहीं सकती। शेयर सर्टिफिकेट पे अगर मेरा नाम लिखा है तो कंपनी मेरे टाइटल को क्वेश्चन रेज नहीं कर सकती, यहाँ पे स्टॉपल का रूल आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि शेयर सर्टिफिकेट जो होता है ये इस पे कॉमन सी लगता है और इस पे सिग्नेचर कौन करेगा, मैंने ये भी क्लियर किया था, राइट। तो अगर ओपीसी है तो एक डायरेक्टर साइन करेगा और एक सीएस साइन करेगा, ठीक है। और अगर सीएस नहीं है तो ऑथराइज पर्सन साइन करेगा। और नॉर्मल कंपनीज में 2 डायरेक्टर साइन करेगा और अगर सीएस है तो एक डायरेक्टर और एक सीएस को साइन करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बच्चों इसमें और मैंने आपको क्या बताया था, ये शेयर सर्टिफिकेट जो होता है ना, ठीक है, इसको इशू करने का टाइम लिमिट लिखा है 56 में, है ना, उसके नीचे लिखा है, इफ यू कैन चेक, बराबर। तो बच्चों इसमें 4 केसेस हैं। या तो मेरे को शुरुआत से एज ए सब्सक्राइबर शेयर्स मिल रहे हैं तो वहां पे कितने मंथ्स का टाइम होगा? 2 मंथ्स का टाइम होगा, ठीक है। या फिर मेरे को आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है, वहां पे भी 2 मंथ्स है। या फिर ट्रांसफर करके किसी से मैंने सेकेंडरी मार्केट में परचेस किया है, वहां पे 1 मंथ है। और डिबेंचर्स के केस में 6 मंथ्स का टाइम लिमिट है। दिस टाइम लिमिट इज गिवन इन विच सेक्शन? 56 में लिखा है, सही बात है। और अगर सपोज आपका शेयर सर्टिफिकेट फट गया है ना, या फिर म्यूटिलेटेड है, डिफेस्ड है ना, तो ऐसे इवेंट्स में आप डुप्लीकेट का रिक्वेस्ट कर सकते हो। सो दिस इज ब्रीफिंग अबाउट सेक्शन 46, राइट, शेयर सर्टिफिकेट। अच्छा, शेयर सर्टिफिकेट मैंने आपको वैसे बताया कि आज इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया। क्यों कम हो गया? बिकॉज डीमैट फॉर्म में आपको शेयर सर्टिफिकेट कंपनी देती नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल फॉर्म में ऐसा सिस्टम हुआ करता था, अब ये रेलेवेंस हट गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट 47, हमने 47 में वोटिंग राइट्स पढ़ा था, ठीक है। तो बच्चों वोटिंग राइट्स जो होता है ना वो इसके 2 ब्रांचेस किए थे, एक इक्विटी दूसरा प्रेफरेंस। एज अ जनरल रूल इक्विटी कैन वोट एंड प्रेफरेंस कैन नॉट वोट, सही है। अच्छा, इक्विटी वालों को बताओ 2 टाइप के वो वोटिंग के पावर को 2 तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। कौन से 2 तरीके? या तो आप शो ऑफ हैंड से वोट करोगे, नहीं तो बाय पोल, है ना। शो ऑफ हैंड्स का एक एडवांटेज बहुत जल्दी होता है और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, 2 डिसएडवांटेज है। एक तो कुछ सीक्रेसी नहीं रहती, सबको पता चल जाएगा आप कैसे वोट कर रहे हो। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या होगा, जो बड़ा शेयर होल्डर है वो हमेशा कंप्लेन करेगा कि मेरे को आप इक्वल वोटिंग राइट दूसरे शेयर होल्डर के बराबरी का कैसे दे रहे हो, मैंने तो ज्यादा शेयर्स परचेस किए, है ना। अच्छा, पोल के एडवांटेज प्राइवेसी होता है और एक एडवांटेज 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट नहीं होता है, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट होता है ना। तो यहाँ पे बड़े शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेटली ज्यादा वोटिंग का पावर मिलेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, सारे कंपनीज जो है ना लिस्टेड वाले, उनको तो मैंडेटरी वो पोल ही चला सकते हैं, वो शो ऑफ हैंड से नहीं कर सकते अपना पूरा वोटिंग का प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया 47। प्रेफरेंशियल होल्डर वोट एज अ जनरल रूल नहीं करते, बट कभी कभी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आप उनके राइट्स को इंपैक्ट करोगे ना तो करेंगे, है ना। और कुछ केसेस में अर्न वोटिंग राइट्स होता है, मतलब 2 साल तक लगातार अगर आपने उनको डिविडेंड नहीं दिया, देन इन दैट केस दे विल नाउ सिट अलोंग विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड दे विल वोट, है ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा 48 वेरिएशन। बच्चों देख लो, बहुत सिंपल सा सेक्शन है। अगर आप शेयर होल्डर के कोई भी राइट को वेरी करते हो तो एक तो आसान नहीं है वेरी करना, है ना। वेरी करना ही है तो आपको पहले से ये चीज एमओए एओए में मेंशन करना जरूरी कि आप फ्यूचर में वेरी करोगे। या फिर आप क्या करो, जब आपने उसको इशू किया डिबेंचर या शेयर्स को आपने इशू किया है ना, तो आप क्या करोगे, उसके इशू के टर्म्स में लिख दो कि वी कैन चेंज योर राइट्स इन फ्यूचर। बट जब भी आप ऐसा लिखोगे भी ना तो भी आपको वो पर्टिकुलर कैटेगरी जिनका आपने वोटिंग का पावर या फिर जिनका कोई भी राइट अगर आपने वेरी किया है उनको बुलाओ और उनका 3/4 लोगों का रेजोल्यूशन पास करो। बेसिकली इक्विटी वालों को तो एसआर पास कर रहा है
और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए आप 3/4 लोगों का कंसेंट ले लो, सही है। सो दिस इज द प्रोसीजर टू बी डन। कभी कभी ये भी हो सकता है एक कैटेगरी का राइट चेंज किया, उसके चक्कर में दूसरे कैटेगरी का भी राइट ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, जैसे कि प्रेफरेंस वालों को वोटिंग का पावर दे दिया तो इक्विटी वालों को भी राइट चेंज होगा, है ना। सो इन दैट केस आपको सबका कंसेंट लेना है। और जो नाराज हो रहे हैं उनके लिए क्या सोल्यूशन है, जो लोगों का वोटिंग पावर चेंज हो गया, 3/4 रेजोल्यूशन पास हो गया क्योंकि 75% प्रमोटर के पास ही था, बताओ ऐसे केस में क्या होगा। ऐसे केस में अगर वो लोग नाराज हो रहे हैं ना बच्चों, ठीक है, तो वो 1/10 लोग एक जगह आके जाना चाहिए ट्रिब्यूनल के पास 21 डेज में, कितने दिन में, 3 हफ्तों में, है ना। और फिर ट्रिब्यूनल डिसीजन लेगी क्या करना है फाइनली, ऐसा लिखा उसी सेक्शन में लास्ट पॉइंट में लिखा है। आप लोग वहां पे चेक कर सकते हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, यू कैन कंफर्म, सब याद आएगा आपको। दिस इज विच सेक्शन 48, है ना। अच्छा बच्चों, इसके बाद में एक और बहुत सही मेमोरी टेक्निक था, बताओ। CCD में बैठ के प्रियंका और दीपिका सेव पूरी खा रहे थे, ये किया था यहां तक, ठीक है। व्हाट इज C? दिस इज सेक्शन, एक सेकंड पूरे सेक्शंस लिख देता, 49, 50, 51, 52, 53, 54 एंड 55, ठीक है। बोलो व्हाट इज ये 49 क्या है? कॉल्स एंड शेयर्स मस्ट बी ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, मतलब एज ए कंपनी जब भी मैं शेयर का पैसा कॉल करूंगा, मैं ऐसा यहाँ पे ना भेदभाव नहीं कर सकता हूँ कि डायरेक्टर लोगों को मैं बोलूंगा आप लेट पेमेंट करो और बाकी शेयर होल्डर से मैं जल्दी पैसा मांगा रहा हूँ, सबसे मेरे को यूनिफॉर्म बेसिस पे पैसा कॉल करना पड़ेगा। सो दिस इज सेक्शन 49, छोटा ही सेक्शन है। 50 क्या है? कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में पैसा पे कर सकता है शेयर होल्डर, मतलब क्या, कॉल करने के पहले पूरा पैसा पे कर दिया, है ना। अगर कॉल करने के पहले वो पूरा पैसा पे कर देता है, ट्रीट दिस एडवांस गिवन एज डिबेंचर, डिबेंचर के जैसे राइट्स होते हैं वैसे यहाँ पे मिलेंगे, मतलब एक्सेस अमाउंट पहले से पे करने पे आपको उसका एक्सेस वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, एक्सेस वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, है ना। बट आपको उस पे क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, सही है, जैसे डिबेंचर होल्डर का होता है ना वैसे ही यहाँ पे। अच्छा एक चीज और बच्चों, अगर आप कॉल करने पे पैसा पे नहीं करोगे ना तो आपका वोटिंग रेट कम होगा, एक्सेस पे करोगे तो ज्यादा नहीं मिलेगा, है ना। सो बस इतना ही लिखा है उसके अंदर, कॉल्स इन एडवांस, है ना। फिर डी, ये क्या है, डिविडेंड, है ना, मतलब क्या, डिविडेंड प्रोपोर्शनेटली पे करो, पार्टली पेड अप वालों को प्रोपोर्शनेटली कम पे करो, फुल्ली पेड अप वालों को प्रोपोर्शनेटली ज्यादा पे करो, बस इतना ही। 51, फिर 52, 53, 54 एंड 55। अच्छा चलो ठीक है, बता दो 52 बता दो क्या है, प्रीमियम। बच्चों कंपनी जब भी प्रीमियम चार्ज करती है मतलब क्या, फेस वैल्यू से ज्यादा है उसका इशू प्राइस तो प्रीमियम हो गया। तो प्रीमियम का अमाउंट जब भी आएगा तब हम लोग कौन से अकाउंट में उसको जमा करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना। फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू 10 रुपए, इशू किया 100 रुपए पे, बताओ क्या होगा एंट्री, एंट्री बताओ। फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस 100, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 फेस वैल्यू तक, और उसका एक्सेस सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। बच्चों मैक्सिमम केसेस में बाय ऑल प्रैक्टिकल मींस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट सबसे बड़ा होता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप कैसे यूज करोगे उसका वहां पे चार्ट में मेंशन किया गया, आपने उसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया क्या, जाके चेक करो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एग्जाम में डेडिकेटेड थ्योरी क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैसे कैसे यूज करोगे। तो उसके दो ब्रांचेस हैं, है ना, एक बड़ी कंपनी का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 133 का फॉलो करती है, दूसरे बैलेंस कंपनीज जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है ना। वो कंपनी जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है वो इसको 5 तरीकों से यूज कर सकती है, उसका टेक्निक भी ऊपर लिखा है, P2, B2 एंड D, है ना। बताओ क्या कौन से पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। P 2 बार है, P भी 2 बार है ना, ठीक है। एक चलो ठीक है, B वाला बता दो पहले, एक बोनस के लिए, दूसरा बायबैक के लिए, ठीक है। उसके बाद P 2 बार है, एक प्रीमियम को हम लोग जो है एडजस्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को ही, है ना, रिडम्पशन के टाइम पे, और फिर हाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, जो आपका एसेट सेट दिख रहा है उसको आप उड़ा सकते हो, है ना। एंड लास्ट डी, डिस्काउंट कमीशन, ये जो कुछ भी आपके खर्चे होते हैं ना, ये भी इसको है ना आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है, इसको भी आप राइट ऑफ कर सकते हो। इसकी एंट्रीज भी मैंने पास कराया, देख लो आप आराम से, बाद में आराम से जब प्रॉपर खुद से रिवाइज करोगे ना तब ये सब चीजें चेक करना, मैंने आपको लिखा के दिया 2-3 एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। अच्छा ये बताओ, बड़े कंपनी सिर्फ 3 पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, कौन सा, बोनस के लिए, बायबैक के लिए, डिस्काउंट के लिए, बस ये 3 पर्पस के लिए अलाउड है, सही है। चलो ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका सेक्शन 52। फिर ये 53 तो बहुत, सॉरी 52 है, हाँ 53 तो बहुत ईजी है, डिस्काउंट। बताओ ना एज अ जनरल रूल क्या कोई भी कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, नहीं कर सकती, उसके 2 एक्सेप्शंस है। फर्स्ट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स में डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। सेकंड इज अगर किसी कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है उसके चक्कर में
मैंने क्या किया, मेरा शेयर का भाव ही बहुत नीचे आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसको डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू कर सकता हूं। इसका एग्जांपल मैंने वोडाफोन आइडिया का लिखा के दिया, उसका फेस वैल्यू 10 रुपए, उसका मार्केट प्राइस 10 के नीचे चला गया था, तो शेयर्स जो गवर्नमेंट को मिले ना रीस्ट्रक्चरिंग प्लान में, वो 10 के नीचे मिल सकते हैं। सही है, ठीक है। चलो तो बच्चों ये हो गया। उसके बाद में ये बताओ, ये स्वेट इक्विटी शेयर्स का सेक्शन 54 है। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, सेलेक्टेड एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स जो बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी को दिया है, जिससे कंपनी को बहुत मॉनिटरी मींस पे फायदा हो रहा है ना, ऐसे सेलेक्टेड एम्प्लॉइज को कंपनी क्या करती है, फेस वैल्यू से भी कम प्राइस में बहुत ही सस्ते में डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू कर सकती है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इसॉप। इसॉप में मार्केट प्राइस से कम में मिलता है और यहाँ पे फेस वैल्यू से भी कम में मिल रहा है। मतलब कभी भी स्वेट इक्विटी शेयर्स आपको बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है ना। स्वेट इक्विटी शेयर्स ऐसे ही आप कोई भी रैंडम एम्प्लॉइज को दे नहीं सकते, वो आपका परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। वो सब्सिडरी का भी एम्प्लॉय रहेगा तो भी चलेगा, इंडिया का है इंडिया के बाहर का है मैटर नहीं करता है, परमानेंट चाहिए बट राइट। अच्छा, इसमें एसआर पास करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स को शायद नाराजगी हो सकती है कि आपने इतने सस्ते में शेयर्स क्यों इशू कर दिए, है ना। तो एसआर पास करोगे, उसका नोटिस दोगे, उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगा, उसमें जस्टिफाई करना पड़ेगा किसको दिया है, क्यों दिया है, उसने ऐसा क्या काम किया कि आपने इतना डिस्काउंट पे उसको शेयर्स दे दिए। सही है, ठीक है। अच्छा, इसमें रूल्स कौन बनाएगा, वो भी लिखा है, सेबी बनाएगी लिस्टेड कंपनीज के लिए, और सेंट्रल कौन बनाएगी, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। और फिर लास्ट में बच्चों एक चीज और लिखी है कि इसॉप से वो अलग कैसे हो गया। इसॉप का सेक्शन 2 क्लॉज 37 और एक्सपर्ट का 2 क्लॉज 38 और स्वेट इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन 2 क्लॉज 88 है ना। सिक्योरिटीज का 2 क्लॉज 81 है ना। 2 क्लॉज 84 शेयर्स, 2 क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी, 2 क्लॉज 86 सब्सक्राइब कैपिटल, 2 क्लॉज 87 सब्सिडियरी कंपनी एंड 2 क्लॉज 88 स्वेट इक्विटी शेयर्स। वेरी गुड, चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में मैंने आपको बताया था ये प्रीमियम वाला प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन है ना। दिस इज सेक्शन 6 कौन सा है, 55 है ना। अच्छा बताओ बच्चों, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं, उसके चार्ट में आ जाओ जल्दी से। उसके चार्ट के 2 ब्रांचेस है, फर्स्ट लिखा है इशू, सेकंड लिखा है रिडम्पशन। इशू में आ जाओ पहले, सॉरी वैसे लिखा है क्या, ओके ठीक है। अच्छा पहले ये बताओ, अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं है ना, तो ये इशू करते समय आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में खास करके इसके बारे में मेंशन करना जरूरी कि आप इशू कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और, कभी भी आप इशू करोगे तो वो हमेशा रिडीमेबल ही होते हैं, इरिडीमेबल सिर्फ इक्विटी शेयर्स होते हैं, है ना। इनका पैसा आपको रीपे करना है, कितने साल में रीपे करोगे, 20 साल में रीपे करोगे, बराबर। ये 20 साल का पॉइंट, इसका कोई एक्सेप्शन है, ये 20 साल का कितना हो जाएगा, 30 साल। कहां हो जाएगा, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंपनीज के केस में, बट वहां पे आपको रीपेमेंट कब से चालू करना पड़ेगा, 21st ईयर से, और वो भी धीरे धीरे आपको हर साल 10% करके, फिर 30th ईयर तक जब आप जाओगे तब तक आपका पूरा रीपेमेंट हो जाएगा। सही है, चलो ये हो गया। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको रिडम्पशन का अलग से एक ब्रांच बनाया था, है ना। उसमें क्या लिखा है, रिडम्पशन करते समय आपको क्या आर्टिकल्स में मेंशन अभी वापस से करना है, नहीं भाई, रिडम्पशन तो मैंडेटरी है, उसको क्या मेंशन करोगे, करना ही पड़ेगा वो तो, है ना। आर्टिकल्स में आप कुछ उल्टा पुल्टा लिख भी नहीं सकते, वैसे भी एक्ट विल ओवरराइड द आर्टिकल्स, है ना। अच्छा ये बताओ, रिडम्पशन जब भी आप करोगे तो किसको पैसा दोगे, जिसने पूरा पैसा पहले पे किया था वो, या पार्टली पेड अप वालों को भी करोगे, सिर्फ फुल्ली पेड अप वालों को ही आप रिडीम करोगे। सही है बच्चों, और रिडम्पशन के समय आपको प्रीमियम का भी पैसा देना होगा, और वो प्रीमियम वाला पॉइंट मैंने अभी डिस्कस भी किया कि आपको कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या था, इसमें जब आप प्रीमियम को रिडीम करोगे ना, तो पुराना जो एक्ट था ना, कंपनीज एक्ट 2013 के पहले 1956 वाला एक्ट, वो ज्यादा फ्रीडम देता था। वो आपको 2 सोर्सेस से वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को पे करने के लिए बोल रहा है। कौन से 2 सोर्सेस, एक प्रॉफिट, दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट एडजस्ट कर लो, ठीक है। और जो अभी आपके सेक्शन 133 में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, है ना, और जो 2013 वाला एक्ट है, इसमें अभी पॉइंट क्या लिखा है, इसमें आप सिर्फ एक ही सोर्स यूज कर सकते हो, सिर्फ प्रॉफिट यूज कर सकते हो, ठीक है। सब बता दिया। छोटे कंपनीज को ज्यादा ऑप्शन है, बड़े कंपनीज को कम ऑप्शन है, सिंपल। अच्छा ये बताओ, सीआरआर क्या क्रिएट करना पड़ेगा बच्चों, जब भी आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसा दोगे, आउटसाइडर को प्रॉब्लम होगा, उनको खुश करने के लिए आप क्या बोलोगे, सर फ्री रिजर्व जो है ना, जिससे हम लोग डिविडेंड दे सकते थे, अब हम लोगों ने उसमें से कुछ अमाउंट, नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम किया, उसका अमाउंट हटा के हमने सीआरआर में डाल के उसको लॉक कर दिया। सीआरआर से आप डिविडेंड दे सकते हो क्या, सीआरआर से डिविडेंड दे सकते हो क्या? अगर सीआरआर से भी डिविडेंड दे सकते हैं तो फिर उसको ट्रांसफर ही क्यों किया फ्री रिजर्व से? हम लोग सीआरआर से डिविडेंड बांट नहीं सकते। सीआरआर से क्या दोगे तो चलेगा, बोनस दो, क्योंकि उससे कैश नहीं जाएगा, है ना। ये आउटसाइडर को प्रॉब्लम कब होगा, जब कंपनी का वैल्यूएबल कैश यूज हो रहा है और पहले उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, राइट।
चलो ये सब कुछ मैंने बता दिया. दिस इज विच सेक्शन? 55. ओके अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज और थी, अगर आप चेक कर रहे हो तो, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है ना, अगर आपने उनका पेमेंट टाइम पे नहीं किया और फिर आप नया फ्रेश इशू करने जा रहे हो, तो इन दैट केस आपको 3/4 वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कंसेंट लेना पड़ेगा, और वो ट्रिब्यूनल के पास जाके आपको ये कन्विंस करना पड़ेगा. नेक्स्ट पेज पे लिखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना. चलो वेरी गुड. चलो ये इतने सेक्शंस हो गए. अब बच्चों मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ना दो चीजें बहुत सही बताई थी. एक है 61, दूसरा है 66. एकदम शॉर्ट में सभी लोग सुन लो, एवरीवन लिसन ध्यान से. 61 क्या है? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. एंड व्हाट इज 66? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. ठीक है बच्चों, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब हम लोग कौन से चीज को हम लोग चेंज कर रहे हैं. दिस इज ऑथोराइज कैपिटल. किसको हम लोग चेंज कर रहे हैं? ऑथोराइज कैपिटल. रिडक्शन में जो ना आपका पेड अप शेयर कैपिटल जो ना चेंज होता है. कौन सा कैपिटल चेंज होता है? पेड अप शेयर कैपिटल. जो पैसा आ गया ना उसको आप चेंज करो. ऑथराइज कैपिटल को अगर आप चेंज करते हो ना, इसको ऑल्टरेशन बोलते हैं. और रिडक्शन में क्या होगा? आपका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आप उसको चेंज करो. अच्छा कैन यू जस्ट टेल मी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ 3-4 केसेस बताए थे, राइट बच्चों. अगर आप ऑल्टर करो ना ऑथराइज कैपिटल को, तो या तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, या तो आप उसको डिक्रीज कर सकते हो, है ना, या फिर आप उसको सेम रख के कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हो, है ना. अब इंक्रीज का मतलब क्या? पहले आपका ऑथराइज कैपिटल 10 करोड़ था, अब आप 10 करोड़ से 20 करोड़ कर रहे हो, है ना. ऐसा क्यों होगा? जल्दी रीजन बताओ तो फटाफट. 10 करोड़ से 20 करोड़ कोई कंपनी क्यों करेगी? और पैसा चाहिए. सारे आउटस्टैंडिंग शेयर्स इशू कर दिए, अब उनको और पैसा चाहिए, उसको इंक्रीज कर दो, है ना. अब इंक्रीज करना तो एक चीज और करना पड़ेगा आपको, आरओसी से एक्स्ट्रा परमिशन लेके आपको एक्सेस फीस पे करना पड़ेगा ऑब्वियसली. ठीक है. नाउ लुक एट दिस बच्चों, डिक्रीज करें मतलब क्या? 10 करोड़ से गिरा के कितना कर दिया? 8 करोड़ कर दिया. बच्चों अगर 10 करोड़ से आप 8 करोड़ करते हो, इन दैट केस क्या होगा? यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? आपने ऐसा हो सकता है क्या कि बहुत ज्यादा आपको शेयर्स इशू ही नहीं करना है क्योंकि आपके पास पैसा है, राइट. और यहाँ पे सेम रखा है मतलब क्या? 10 करोड़ से 10 करोड़ रखा है. बच्चों ऐसा कब होगा? या तो आपने स्प्लिट करके शेयर के प्राइस को कम कर दिया, या फिर आप क्या कर रहे हो, या फिर आप एडजस्टमेंट करके शेयर के प्राइस को आर्टिफिशियली इंक्रीज भी कर सकते हो. वो एडजस्टमेंट जो है ना, यहाँ पे कहीं पे भी आपने कोई भी जगह पे शेयर होल्डर्स को तकलीफ नहीं दी है, इसलिए आपको हर जगह ओआर पास करना है. दैट्स इट. एक चीज और जल्दी से बता सकते हो क्या? इसमें से कौन से केस को डिम्यूनिशन बोलना है? ये डिक्रीज किया तो इसको ये एक वर्ड है, क्या बोलते हैं? डिम्यूनिशन. एक और वर्ड है कैंसिलेशन. कैंसिलेशन और डिम्यूनिशन सेम है क्या? सोच के बोलो. कैंसिलेशन डिम्यूनिशन सेम होता है. एवरी डिम्यूनिशन इज कैंसिलेशन. वो तो ठीक है ना भाई, वो तो इक्वल ही है, वो तो सेम ही है. एवरी डिम्यूनिशन इज ऑल्टरेशन, बट एवरी ऑल्टरेशन नीड नॉट बी डिम्यूनिशन. जरूरी नहीं है, है ना. चलो ये क्लियर है. अच्छा बच्चों ये बताओ रिडक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन में हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है ना बच्चों, उनका हम लोग या तो पहले पैसा रीपे कर रहे हैं, या फिर फेस वैल्यू हमने कम करके उनको फिर बोला है कि भाई आपको लिक्विडेशन के टाइम पे कम पैसा मिलेगा. डू यू रिमेंबर 3 केसेस? आप देख लो ना बच्चों, अगले पेज पे लिखे भी होंगे, चेक करना, सामने रखो. रिडक्शन के 3 एग्जांपल सामने रखो. पहला एग्जांपल अगर आप चेक करें ना, उसमें क्या किया बताएं? उसमें फेस वैल्यू को कम करके जो पैसा हमने मंगाया नहीं था उसका लायबिलिटी हम लोग कम कर रहे हैं. बराबर है क्या बच्चों? ये देख लो. आप कहां आ रहे हो? रिडक्शन में आ गए, बोलो जल्दी. रिडक्शन में केस 1 क्या था? आपका फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपए. आपने अभी तक कॉल कितना किया? 6 रुपए. अब आप क्या बोल रहे हो? कितना और पैसा मांग सकते हो? 4 रुपए. आप ये 4 रुपए उड़ा रहे हो. कैसे उड़ा रहे हो? ये 10 का ही 6 कर दिया और आप बोल रहे हो ये हो गया फुल्ली पेड, है ना. इसका मतलब क्या? जो इक्विटी वालों से 4 रुपए मंगा सकती थी कंपनी, वो नहीं मंगा रही, मतलब इनडायरेक्टली उनको पेमेंट कर दिया. ऐसा उसका मीनिंग होता है. ठीक है. या फिर आप ये भी कर सकते हो, ये 6 जो आपने किया ना, ठीक है, ये 10 का मैंने 6 नहीं किया, 7 किया. मतलब जो पहले 4 रुपए कॉल कर सकते थे, अब सिर्फ 1 रुपए कॉल करेंगे क्योंकि 6 आ गया ऑलरेडी, और 1 रुपए कॉल करके इसको फुल्ली पेड करेंगे. तो ऐसे करके आप क्या कर रहे हो? इक्विटी वालों का इनडायरेक्टली फायदा करा रहे हो. ठीक है. अच्छा इसमें एक और केस था, एक और केस याद है क्या? आपका कैपिटल कितना था? पेड अप कैपिटल. ये आपका पेड अप कैपिटल है 1 लाख, और यहाँ पे लॉस लिखा था. कितने का लॉस था? 80,000 का लॉस था. तो ये लॉस अजीब दिख रहा है, तो कंपनी इसको इससे राइट ऑफ कर रही है. अगर इसको इससे राइट ऑफ करेगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20,000 होगा. और जो पहले आपका 10,000 शेयर्स और फेस वैल्यू 10 रुपए था, अब इसको 10,000 शेयर्स और फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 रुपए. तो 10 रुपए से फेस वैल्यू गिरा के कितना कर दिया?
₹2। इसका अलग एक इंटरप्रिटेशन मैंने कल बताया था, आपने लिखा है नहीं लिखा, आई डोंट नो, देखो अच्छे से। 10 का अगर दोगे इसका मीनिंग है वाइंडिंग अप के टाइम पे इनको सिर्फ ₹2 ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे? ₹2। बेसिकली रिडक्शन कब किया जाता है? जब कंपनी की हालत बहुत अच्छी है ना, की बात बुरी है, बहुत बुरी है, और कंपनी सबको बोल रही है भाई सबको कम कम मिलेगा, इनको भी कम ही मिलने वाला है, 10 का 2 कर दिया, ठीक है। और लास्ट क्या लिखा है? लास्ट क्या लिखा है? लास्ट में तो खुलेआम उनको पेमेंट किया जा रहा है ना बच्चों। ये तीनों भी केसेस जो है ना, इसमें कुछ गलत हो रहा है, और यहाँ पे सच में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगा? आउटसाइडर्स को, प्रेफरेंशियल होल्डर्स को, है ना। तो ये लोग प्रॉब्लम अगर इनको है तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। कैसे? ट्रिब्यूनल के पास जाके। शॉर्ट में बता रहा हूँ, यहाँ एसआर पास करना है, प्लस यहाँ पे आपको ट्रिब्यूनल के पास जाना है। ट्रिब्यूनल विल मेक श्योर कि जो आपके क्रेडिटर्स है उनकी नाराजगी दूर हो रही है, और अगर सब कुछ सही हो गया तो फिर ट्रिब्यूनल ग्रीन सिग्नल देगी कंपनी को, और आरओसी को भी बोला जाएगा, और ये कंपनी का नाम जो है चेंज होता है, और ब्रैकेट में आपको एंड रेड्यूस लिखना पड़ता है। आपने लिखा है क्या? पक्का लिखा है? ओके चलो बच्चों, यहां तक अपना क्या हो गया पता है? ये चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है ना, ठीक है, अभी तक जो भी मैंने बताया सारे सेक्शंस हमने रिवाइज कर लिए। एक बार चेक करना सारे सेक्शंस हो गए क्या?